धन्यवाद सभी को। आज हम कक्षा 9 हिंदी का दूसरा पार्ट प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है लहासा की ओर। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन की प्रथम तिब्बत यात्रा थी। मतलब इसके जो लेखक थे वो हैं राहुल सांकृत्यायन और यह इनकी एक प्रथम तिब्बत यात्रा थी। तिब्बत यात्रा रचना से लिया गया है। सन 1929 और 30 में आपने यह यात्रा नेपाल के रास्ते की थी। भारतीय यात्रियों पर उस समय तिब्बत यात्रा का प्रतिबंध था। मतलब भारत का कोई भी यात्री तिब्बत पर नहीं जा सकता था। इसलिए राहुल जी भिक्षुक का वेश धारण करके यात्रा पर निकले थे। भिक्षुक मतलब जो सन्यासी वगैरह जो होते हैं उन्हीं का वेश धारण कर वहाँ पर यात्रा पर जाया जा सकता था। इस अंश में तिब्बत की जो राजधानी थी लहासा की ओर जाने वाले मार्गों का वर्णन जो है अत्यंत रोचक और अच्छे तरीके से किया गया है, उचित ढंग से किया गया है। इस यात्रा वृत्तांत तत्कालीन तिब्बती समाज की झांकी प्रस्तुत करने में समर्थ है। मतलब तिब्बत का जो समाज है, वहाँ का जो वातावरण है, उस तरीके से इस पाठ के माध्यम से वहाँ का वातावरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आइए इस पाठ का हम पढ़ लेते हैं। हम जिस रास्ते से जा रहे थे वह नेपाल से तिब्बत जाने वाला रास्ता था। मतलब नेपाल से तिब्बत जाने का रास्ता था। इसी रास्ते से नेपाल और भारत की चीज़ें जाती थी। मतलब सड़क मार्ग से इन दोनों देशों का आयात निर्यात होता था। यहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए चीनी सेना के लिए जगह जगह फौजी चौकियाँ बनी थीं। अब बचे हुए दुर्ग के भागों में किसान रह रहे थे। इसी प्रकार के चीनी किले में वे चाय पीने को ठहर गए। यात्रियों के लिए तिब्बत में कष्ट है तो कुछ सुविधाएं भी हैं। मतलब वहाँ पर कुछ कष्ट है तो सुविधाएं भी हैं और प्रकृति का सौंदर्य चित्रण भी है। वहाँ जाति पाति छुआछूत नहीं है, ना औरतें पर्दा करती हैं और भिखमंगों को कोई छोड़कर कोई भी घर के अंदर तक जाकर चाय बनवा सकता है। मतलब वहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। वे भी वहीं ठहरे। जब वे उस चीनी किले से चले तो उन्हें राहदारी मांगी गई। राहदारी मतलब एक टैक्स टाइप का होता है। जैसे टोल नाके पे हम टैक्स देते हैं, ऐसे ही वहाँ पर राहदारी जो थी, राहदारी के रूप में कुछ पैसे दिया जाते थे। उसके बाद वहाँ से अनुमति मिलती थी जाने की। उन्होंने 2 चिटें दे दी। उसी दिन वे आखिरी गांव में पहुंचकर ठहर गए। मतलब तिब्बत से जो अंतिम गांव था उस गांव में वो जाकर ठहर जाते हैं। 5 वर्ष पूर्व वे भद्र आदमी की तरह उसी रास्ते पर आए थे। भद्र मतलब एक सज्जन व्यक्ति के वेशभूषा के रूप में आए थे। किंतु तब किसी ने उन्हें ठहराया था, क्योंकि इस समय वे एक सज्जन पुरुष के रूप में वहाँ पर आए थे। वे शाम के समय पीकर होश हवास खो बैठते हैं। कुछ मादक पदार्थ की यहाँ पर बात की जा रही है। इस प्रकार आराम से ठहरे। उन्हें आगे बहुत ऊंचा टीला पार करना था। मतलब वहाँ का जो रास्ता था, पहाड़ियाँ ऊंची नीची थीं, रास्ते टेढ़े मेढ़े थे और एक टीले के रूप में वो रास्ता था। 16-17 हज़ार फीट ऊंचे टीलों के चारों ओर मीलों तक गांव नहीं होते थे। मतलब यात्रा इतनी दुर्गम रास्ते थे, यात्रा इतना कठिन थी यात्रा कि चलना बहुत दूभर था। यहाँ डाकू खून कर देते थे और लूट लेते थे। जितना भी धन व्यक्ति के पास मिलता उसको लूटकर भाग जाते थे। खुफिया विभाग खोज के लिए पुलिस पर व्यय नहीं करती थी। वहाँ की पुलिस जो थी वह खुफिया विभाग के लिए ज़्यादा खर्च नहीं करती थी। वहाँ गवाह भी नहीं मिलते थे, क्योंकि प्रशासन वर्ग वहाँ पर था नहीं, तो गवाह भी कोई मिलता नहीं था। पिछले वर्ष ही खून हुआ था, किंतु वे तो भिखमंगे थे, अतः इससे निश्चित थे कि उन्हें 16-17 मील ऊंचाई पर जाना था। इसलिए घोड़े कर लिए, क्योंकि पैदल चलना तो मुश्किल था। दूसरे दिन वे डांडे पर जा पहुँचे। डांडे एक स्थान का नाम है। वे समुद्र से 18,000 फीट की ऊंचाई पर थे और हिमालय के श्वेत शिखर पर पहुँचने वाले थे। हिमालय की जो श्रेणियाँ थीं, जो शिखर थे, वो दूर दूर तक फैले हुए थे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नज़र आता था। जबकि ऊंचे टेले की तरफ
पहाड़ ऐसा दिखाई देता था जैसे निर्वस्त्र हो। वहाँ ना बर्फ़ थी और ना हरियाली थी। उत्तर में बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ थीं। सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे में देवता विराजमान थे। जैसे हमारे देवी देवता विराजमान होते हैं, मंदिर बना होता है, ऐसे ही वहाँ पर डांडे जो एक स्थान था वहाँ पर उनके देवता विराजमान थे, जिन्हें पत्थरों और सींगों तथा कपड़ों से सजाया गया था। वे समतल पर आगे जा रहे थे। मेरा जो घोड़ा था बहुत धीमे चलने लगा और मैं धीरे धीरे पिछड़ गया। मतलब जो सहयात्री थे वो तो सब आगे निकल गए, परंतु यहाँ पर लेखक कह रहा है कि वह स्वयं पिछड़ जाता है, पीछे रह जाता है और रास्ता भटक गया। मैं 4-5 बजे के बाद गांव पहुंचा तो सुमति हमारा इंतज़ार कर रहा था। सुमति मतलब एक बौद्ध भिक्षु जो उनका सहयात्री था, वह उनका इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद क्या होता है, मैंने सुमति को बताया तो उसका गुस्सा ठंडा हुआ। जैसे लेखक बताता है कि वह किस तरीके से पिछड़ गया, तो वह उसका जो गुस्सा था वह ठंडा हो जाता है। लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। अब कुछ दूर चलने पर वहाँ एक स्थान था जिसका नाम था लंकोर। पहाड़ी समतल एरिया में जो स्थान था लंकोर नाम का, वहाँ पर लेखक ठहर जाता है। वहाँ उनके अच्छे यजमान थे, मतलब बौद्ध भिक्षुओं के यजमान होते हैं, ऐसे ही उनके वहाँ पर जो यजमान थे। हमें अच्छा खाना व आराम मिला, उचित व्यवस्था बनी उनकी। अब वे तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। तिंगरी एक स्थान है जो पहाड़ों से घिरा हुआ था, पहाड़ों के बीचों बीच था। उस स्थान पर वह ठहर जाते हैं। कुछ दूर पर पहाड़ी तिंगरी समाधिगिरी थी। तिंगरी समाधिगिरी नाम का एक स्थान था। सुमति बोध गया से कपड़े की बत्तियां के गंडे अपने यजमानों को बांटना चाहते थे। जैसे हम हाथ में धागा बांधते हैं, ऐसे ही वहाँ पर गंडे चलते हैं। तो बौद्ध भिक्षु अपने यजमानों को गंडे मतलब धागा बांधते थे। परंतु अब वहाँ पे उसने देखा, लेखक ने, कि दूसरे दिन वे पैदल ही चल दिए, क्योंकि मार्ग बहुत दुर्गम था, घोड़े भी नहीं चल पा रहे थे। और पास में ही एक मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थीं, मतलब हाथों से लिखी हुई पोथियाँ, किताबें रखी हुई थीं। वे उन्हीं में रम गए, अर्थात उन्हीं को पढ़ने में ध्यान मग्न हो गए और सुमति अपने यजमानों से मिलने चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपना सामान उठाया और बौद्ध भिक्षु जो थे उनसे विदाई ली। इस तरीके से लेखक अपनी जो यात्रा है वह पूरी करता है और दुर्गम मार्गों से चलता हुआ अपनी यात्रा को पूर्ण करता है। तो आज हमारा ये पाठ था जिसका नाम था ल्हासा की ओर, जिसको लिखा था राहुल सांकृत्यायन ने, और यह तिब्बत का एक क्षेत्र था।